नमस्कार दोस्तों। हॉन्टेड शैडोज में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपके होश उड़ा देने और दिल दहला देने का वादा करती है। यह हर कहानी बेहद रोमांचक अंधेरे के रहस्यों और अनजाने खौफ के सफर पर ले जाएगी। आज की हमारी कहानी आपको ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर डरावनी कहानी सीधी आपके पास पहुंचे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हर कदम पर खौफ का साया आपका इंतजार कर रहा है। चलिए, डर और रहस्य की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस चौल में आप रह रहे हैं वहां अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं? रात के सन्नाटे में अचानक होने वाली दस्तक, किसी के चलने की धीमी धीमी आहट, एक धीमी रोने की आवाज सुनाई देती है। लेकिन सच क्या है? क्या यह सिर्फ डर है, या सच में कोई अनदेखी ताकत यहां अपना कब्जा जमाए हुए है? तो आइए जानते हैं इस चौल की खौफनाक कहानी, जो समय के साथ और भी रहस्यमय होती चली गई। आज की यह घटना ईशान के साथ मुंबई के धारावी में घटी थी। मुझे नहीं पता कि यहां मौजूद लोगों में से कितने भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं, क्योंकि किसी की बात पर विश्वास करना या न करना पूरी तरह से व्यक्ति के अपने अनुभवों पर निर्भर करता है। एक डरावना अनुभव मेरे साथ भी साल 2000 में हुआ था। मेरा मानना है कि ऐसे भयानक अनुभव हर किसी के साथ नहीं होते, लेकिन अगर आप गलत समय पर गलत जगह पर हों तो आपको ऐसी चीजें दिखाई दे सकती हैं जो वास्तव में बेहद खौफनाक होती हैं। मुझे याद है कि 2000 में मैंने अपने एग्जाम्स के बाद गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा के घर धारावी मुंबई जाने का फैसला किया था। उन दिनों मेरा चाचा मुंबई के माहिम इलाके में रहता था और उनका घर एक झोपड़पट्टी में था, जहां की गलियों में हमेशा चहल पहल रहती थी। मतलब, आप सब लोग जानते ही होंगे कि झोपड़पट्टी में घर और माहौल कैसा रहता है, जहां सभी मकान एक दूसरे से सटे होते हैं और किसी का आकार निश्चित नहीं होता। कोई मकान छोटा होता है तो कोई बड़ा, कोई एक मंजिला होता है तो कोई छोटा। झोपड़पट्टी का हर मकान उसमें रहने वाले की हैसियत को दर्शाता है और यहां पर उनकी एक अलग ही दुनिया बसी होती है। मेरे चाचा का मकान एक मंजिला था, लेकिन ऊपर की मंजिल तक पहुंचने के लिए बाहर की ओर लोहे की सीढ़ियां बनी हुई थीं, जो अक्सर झोपड़पट्टी के इलाकों में देखी जाती हैं। तो उन दिनों मैं और मेरे चाचा का बेटा विष्णु खूब मस्ती कर रहे थे, छुट्टियों का पूरा मजा ले रहे थे। हम दोनों एक ही उम्र के थे और 9वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे। दिन भर हम क्रिकेट खेलते रहते थे और रात को दोस्तों के साथ शहर के कोने कोने में घूमते रहते थे। उस वक्त एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें विष्णु के स्कूल के दोस्तों ने भी हिस्सा लिया था। तो एक दिन अचानक से विष्णु बीमार पड़ गया और उसकी जगह उसकी टीम के लड़कों ने मुझे खेलने के लिए बुलाया। उस दिन टूर्नामेंट में झगड़ा होने की वजह से मैच रात भर चलता रहा। मतलब, जो मैच 9 से 10 बजे तक खत्म हो जाते थे, वह उस रात खत्म होने में 12:30 गए। अब विष्णु और मैं अक्सर ऊपर की मंजिल पर ही सोते थे और चाचा चाची नीचे वाले कमरे में सोते थे। तो रात को मैच खत्म होने के बाद मैं चाचा के घर जाने के लिए बाहर निकल पड़ा। विष्णु के स्कूल के दोस्त अब मेरे भी अच्छे दोस्त बन गए थे, तो उनके साथ चलते हुए बातें करते करते इतना वक्त गुजर गया कि मुझे पता ही नहीं चला। रात के 3 बज रहे थे और उस वक्त मैं चौल की गली के सामने खड़ा था। पूरी गली सुनसान और खामोश थी। अब जो झोपड़पट्टी थी वह बहुत ही संकरी, जैसे आमतौर पर झोपड़पट्टी में देखी जाती है। मतलब, मुख्य रास्ते से एक संकरी गली में अंदर जाने पर सामने 2 और गलियां निकलती थीं, जो अलग अलग दिशा में मुड़ती थीं। उसी जगह पर एक छोटी सी दुकान थी, जिसका बल्ब रात भर जलता रहता था, जिससे गली में हल्की रोशनी फैली रहती थी। अब मैं रास्ते से गली के अंदर चला गया और धीरे धीरे उस दुकान तक पहुंच गया, जहां दुकान का बल्ब अभी भी जल रहा था। बल्ब की हल्की रोशनी दोनों गलियों में पड़ रही थी। मेरे चाचा का मकान दाएं हाथ की गली में आगे था, जबकि बाएं हाथ की गली में ज्यादा मकान नहीं थे, पर वहां सबसे आखिरी में उस इलाके का सार्वजनिक शौचालय था और ठीक उससे पहले एक नल था, जहां आसपास के लोग पानी भरने के लिए आते थे। अब वह जगह काफी दूर होने के कारण
वहां तक बल्ब की रोशनी बहुत कम पहुंचती थी और पूरी गली में अंधेरा छा जाता था। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने सोचा कि घर जाने से पहले टॉयलेट होकर जाऊं और फिर टॉयलेट से वापस आकर चाचा के घर चला जाऊंगा। जैसा ही मैं बाएं हाथ की गली के कदम बढ़ाए, कुछ कदम आगे जाने पर मुझे छपाक छपाक की आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज सुनकर एक पल के लिए मैं अपनी जगह पर ही रुक गया और जब मैंने थोड़ा गौर से देखा, सामने की तरफ आगे धुली रोशनी में मुझे इतना कुछ नजर तो नहीं आ रहा था, पर वहां नल के पास कोई औरत थी। वह वहां बैठी हुई कुछ कपड़े वगैरह धो रही थी। उसे देख मैं कुछ देर वहीं रुका रहा और सोचने लगा कि वो औरत इतनी रात में इतने अंधेरे में यहां क्या धो रही है। बाहर इतने अंधेरे में उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता होगा और ना ही इस वक्त नल पर पानी आता है। मैंने मन ही मन सोचा, शायद यह कोई पागल औरत होगी। और फिर से मैंने कुछ कदम बढ़ाए और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे अब उसके हल्के हल्के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अब की बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा दृश्य मैंने कभी अपनी नहीं देखा था। एक तो कपड़े धोने की आवाज और उसी के साथ रोने की आवाज, आसपास घना अंधेरा और अनजाना सा डर। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने उस रास्ते पर कदम नहीं रखा होता तो अच्छा होता। मुझे यह बेवकूफी नहीं करनी चाहिए थी, पर पता नहीं उस वक्त में क्या सोच रहा था। शायद उस समय मुझे टॉयलेट की इतनी जल्दी लगी थी कि मैंने सोचा, जल्दी से टॉयलेट जाऊं और फिर वापस लौट आऊं। मुझे वैसे भी क्या फर्क पड़ता है कि वो औरत कौन है, मुझे तो सिर्फ अपनी राह पर चलना था। उस वक्त मैं एकदम चुपके से धीमे कदमों से दीवारों के पास सटकर चल रहा था। वो औरत इतनी जोर से नहीं रो रही थी, लेकिन उसकी मुसमुसाहट की हल्की आवाज ही मुझे डराने के लिए काफी थी। मैं उसके पास से गुजरते हुए उसे तिरछी नजरों से देख रहा था, यह जानने की कोशिश करते हुए कि वो आखिर कर क्या रही है। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वो अचानक से उठ खड़ी हो गई। उसकी वो छोटी सी हरकत देखकर मेरे भीतर एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई और मैं डर के मारे जल्दी जल्दी टॉयलेट की तरफ बढ़ने लगा। मैंने तुरंत टॉयलेट का दरवाजा बंद कर लिया। मैं बस वहीं खड़ा था, पूरी तरह से डर के साए में, और खुद को ही दोष देने लगा था कि मैंने यह क्या पागलपन कर दिया है। 10 मिनट तक मैं वैसे ही दरवाजा की कुंडी को कसकर पकड़कर ही खड़ा रहा। टॉयलेट के अंदर एक भी रोशनी की किरण नहीं थी। एक जो बल्ब था वह भी टॉयलेट के बाहर पथरे की छत से लटक रहा था और उसकी पीली रोशनी की किरणें लकड़ी के दरवाजे की दरारों से फिसलती हुई अंदर आ रही थीं। अब तो जैसे मेरी सांसें भी रुकने लगी थीं। हर पल मुझे घुटन महसूस हो रही थी। मुझे वहां खड़े खड़े करीब 30 मिनट हो चुके थे और जब कहीं से कोई आवाज या हलचल सुनाई नहीं दी तो मैंने खुद को संभाला, डर को काबू में किया और आखिरकार टॉयलेट से बाहर निकलने का फैसला किया। मैंने टॉयलेट का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर का माहौल बिल्कुल शांत और सन्नाटा था। मैं बाहर निकला, इधर उधर नजर दौड़ाई और फिर जल्दी से शौचालय की दीवार के पीछे छुपकर खड़ा हो गया और मैंने वहीं से धीरे धीरे चुपचाप छुपते हुए उस अंधेरी गली में झांकने की कोशिश की। मैं जानना चाहता था कि वो औरत अब कहां गई और इस वक्त क्या कर रही है। पर सच कहूं दोस्तों, जो मैंने वहां देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे ही खड़े नहीं हुए, मेरी तो जैसे सांसें ही थम गईं। मैंने देखा कि वह औरत एकदम सीधी खड़ी थी, गर्दन झुकाकर ठीक मेरी तरफ घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। उसकी वो खौफनाक नजरें मैं कभी नहीं भूल सकता। भले ही पीछे दुकान के बल्ब की रोशनी से उसका चेहरा ढंका हुआ था, लेकिन उसकी आकार बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे और उस अंधेरे में उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। उसे देखकर मेरा दिल जैसे रुक सा गया, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं इतनी डर के साए में था कि खड़े खड़े ही कांपने लगा। मैं अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा, वहीं खड़े खड़े रोने लगा, उम्मीद करते हुए कि कोई मेरी आवाज सुनकर मदद के लिए आ जाएगा। पर जैसे ही मैंने चिल्लाया, वो औरत तेजी से दौड़ते हुए पास के एक कमरे में गायब हो गई। हैरानी की बात यह थी कि उसका दरवाजा बंद था, फिर भी वो बिना किसी रुकावट के अंदर चली गई। मैंने हिम्मत जुटाई
कांपते हुए और लड़खड़ाते हुए वहां से भाग निकला और किसी तरह चाचा के घर पहुंचकर राहत की सांस ली। फिर जोर जोर से चिल्लाते हुए दरवाजा बुरी तरह पीटने लगा। चाचा ने दरवाजा खोला और मेरी हालत देखकर वो भी घबरा कर डर गए। मेरी हालत देखकर चाचा बार बार मुझसे सवाल कर रहे थे, क्या हुआ है? किसी ने मारा क्या? किसी से झगड़ा हुआ क्या? पर मैं इतना डरा हुआ था कि जवाब देने की हालत में ही नहीं था। मैंने जो कुछ देखा था उससे बुरा और डरावना कुछ हो ही नहीं सकता था। मेरे मुंह से उस वक्त एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था, जैसे मेरी आवाज ही रुक गई हो। मुझे अचानक से तेज बुखार चढ़ गया था। चाचा ने तुरंत मुझे उठाया और मुझे सरकारी अस्पताल लेकर भागे। उन्हें लगा कि शायद मुझे दिल का दौरा पड़ गया है, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल वैसी ही हो गई थी जैसे किसी को दिल का मरीज हो। रात भर मुझ पर इलाज किया गया। मुझे शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन उस घटना का डर लगातार कायम रहा। मेरे मम्मी और पापा भी सुबह सुबह अस्पताल पहुंच गए। बहुत राहत महसूस हुआ और मेरी जान में जान आ गई। तब जाकर मैंने सबको बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था और मैंने उस अंधेरी गली में क्या देखा था। मेरा किस्सा सुनने के बाद मेरे चाचा ने मुझे बताया कि कुछ महीने पहले वहीं एक औरत ने रात के अंधेरे में अपने पति को बेरहमी से मार डाला था और उस पर कुल्हाड़ी से वार किए थे। उसके घर का दरवाजा खुला था और अंदर बीचों बीच उसके पति की लाश पड़ी हुई थी। हर तरफ खून फैला हुआ था और पति को मारने के बाद वो औरत उसके खून से सने हुए कपड़े धोने के लिए रात में बाहर बैठी थी। जब आसपास के लोगों ने उसकी रोने की आवाज सुनी तो उसकी हालत देख उनकी रूह कांप गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची उस औरत ने अपने घर के अंदर जाकर खुदकुशी कर ली थी। उस दिन से वह मकान बंद पड़ा है। तो दोस्तों, यह थी ईशान के साथ घटी एक रहस्यमयी और चौंकाने वाली घटना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने का मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपके पास भी कोई अपनी हॉरर या रियल लाइफ स्टोरी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपकी कहानी को यहां हमारे चैनल में सुनाऊंगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जब डर हो सामने तो सोच समझकर आगे बढ़ो।